अरे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल 99 फिज़िक्स में। अभी तक चैनल में जो रेगुलर सीरीज़ चल रही थी, जैसे मॉर्निंग बैच के लेक्चर वेव मोशन के फॉर्म में और इवनिंग वाले बैच के लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैट्स रेगुलर अपडेट हो रहे थे। अगर कभी वीडियोस में बीच में इंटरप्शन आता है तो आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। उसी कॉस्ट पर आपको कुछ ना कुछ पेपर सोल्यूशन या पेपर वर्क रेडी किया जा रहा होगा। तो अभी नीट 2020 के 15 क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ, यानी 15 के 3 पार्ट लेकर के हम लोग लगातार हाजिर होते रहेंगे चैनल पर, और रेगुलर वीडियोस जैसे आ रहे थे उसी रेट से फिर से आते रहेंगे। आप बिल्कुल अपसेट नहीं होंगे किसी भी चीज़ को हेडेक समझ के। एक छोटी सी अपील ये भी है कि चैनल का सब्सक्रिप्शन रेट अगर बढ़ जाएगा बच्चों, तो सब्सक्राइब करने में थोड़ी सी हेल्प करिए अपने और अपने फ्रेंड्स से कह करके। और ये इसलिए कह रहा हूँ ताकि हम चैनल, जैसे यूट्यूब की एक सर्टेन लिमिट होती है, उसको जैसे ही हम लोग टच करेंगे तो वैसे ही लाइव क्लासेस के लिए अलाउ हो जाएगा। तो लाइव क्लास हम लाइव सेशन लेना स्टार्ट कर देंगे। लाइव सेशन की हेल्प से फिर हम लोग चाहें तो पूरी फिजिक्स को इंटरेक्ट करके, हमारी भी इच्छा है कि हम पर डे एटलीस्ट आपसे 1 से 2 घंटे इंटरेक्शन करें अलॉन्ग विद रेगुलर वीडियो रिकॉर्डेड जो आपको मिल रहा है उसके अलावा। ठीक है बच्चों, तो पूरी तरह पढ़ाई पर फोकस करते रहिए। आइए सोल्यूशंस देखते हैं, सोल्यूशन और समझते भी हैं, क्योंकि पेपर का डिस्कशन इसलिए आवश्यक है बच्चों, क्योंकि अनायास ज्ञान के लिए पढ़ना आपके पास पूरा जीवन पड़ा है। अभी आपको आवश्यकता है कि हम बिल्कुल सेलेक्टेड रेंज में पढ़ें और चीज़ों हर पार्ट का सुपरफिशियल स्टडी, कम से कम पूरी फिजिक्स को टच करते चलें। राइट, चलिए तो नीट 2020 के फिजिक्स के पेपर के साथ पहला क्वेश्चन देखो बच्चों। हम केवल पूरी कोशिश करेंगे सोल्यूशन के छोटे छोटे पार्ट सेंड करने की, डिटेल एनालिसिस फिर हम लोग जब रेगुलर लेक्चर करेंगे तब करते चलेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, कह रहा है इनमें से किसके लिए बोहर्स मॉडल वैलिड नहीं है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बोहर्स मॉडल इज नॉट वैलिड। बोहर्स आपका मॉडल किसके लिए वैलिड नहीं है। तो सबसे पहला मॉडल प्रपोज किया था थॉमसन साहब ने, फिर इसके बाद रदरफोर्ड साहब ने, और जो बोहर साहब का सबसे मॉडिफाइड मॉडल था वो केवल हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए था। आप ऐसा भी कह सकते हो कि हर वो एटम, चाहे एटम कह लीजिए या वो आयन जिसके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन मीन्स सिंगल इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए बोहर साहब का मॉडल वैलिड था, क्योंकि उन्होंने जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन किए थे वो केवल इसी के लिए। तो हाइड्रोजन एटम की बात करें 1H1, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, वैलिड है। हीलियम की बात करें तो ये होता है 2He4, लेकिन ध्यान से देखो इसमें आयन बना है, इसका मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिया गया, तो इसके पास भी अल्टीमेटली एक इलेक्ट्रॉन है। ड्यूटेरियम की बात करें तो ड्यूटेरियम मतलब 1s2, या न्यूट्रॉन एटम की बात करें तो 1s2 का मतलब इसके पास भी अल्टीमेटली एक इलेक्ट्रॉन, चूंकि नीचे की संख्या नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों दिखाती है। राइट, एक इलेक्ट्रॉन है। तो इन तीनों के लिए बोहर साहब का मॉडल वैलिड है। पूछ रहा किसके लिए वैलिड नहीं है, इसके लिए वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं? चूंकि नियॉन की बात करें तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन 10वें नंबर पे आएगा। तो 10 नियॉन 20 के हिसाब से इसके पास 10 प्रोटॉन और 10 सराउंडिंग ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन है। अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉ भी कर लिया तब भी इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में 9 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। 9 मीन्स मोर देन 1। मोर देन 1 के लिए बोहर्स मॉडल वैलिड नहीं था। डन। तो ये पार्ट आपका करेक्ट ऑप्शन है कि बोहर्स मॉडल इस ऑप्शन में वैलिड नहीं है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन संख्या 2। कह रहा रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट इन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कह रहा किसी भी बहुत सिंपल सी बात है बच्चों कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब होता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह लो, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कह लो, कुछ भी कह लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें इलेक्ट्रिक पार्ट भी होगा, मैग्नेटिक पार्ट भी होगा। अब अगर किसी सोर्स से निकलने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का हम फोटो बनाएं तो बच्चों ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हो सकता है एक्स वाई प्लेन में ऑसिलेट करें, और दूसरी एक्सिस के करस्पॉन्डिंग ये हो सकता है आपका मैग्नेटिक फील्ड, जो कि आपका एक्स जेड एक्सिस पे ऑसिलेट करे। अर्थात होता क्या कि जब कभी किसी सोर्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेगा तो 2 इंटेंसिटीज या 2 अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज, 2 अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज लेकर निकलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेटिंग अलोंग दिस प्लेन और दिस एक्सिस, और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वाइब्रेटिंग अलोंग दिस प्लेन। तो दोनों वाइब्रेशन ऐसे होते रहेंगे और जो रेडिएशन होगा वो उन्हीं के बीच का रास्ता लेगा। दोनों फील्ड एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर, साथ ही साथ इंटेंसिटी में दोनों का बराबर बराबर कंट्रीब्यूशन होता है। अगर हम बात करें इंटेंसिटी या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले पार्ट में हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आएगा बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट का कंट्रीब्यूशन है। और मैग्नेटिक फील्ड वाले में आ जाएगा बेटा हाफ ऑफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। तो दोनों का कंट्रीब्यूशन बराबर है। इस बात का एक एविडेंस आपको दिखाते हैं। हालांकि पोलराइजेशन वाला टॉपिक अब लगभग रिड्यूस सिलेबस में आ गया, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातें याद रखोगे कि जब कभी किसी लाइट को किसी पोलराइजर से पास किया जाता है तो पोलराइजर का पर्पस होता है कि लाइट के वाइब्रेशन को सिंगल प्लेन पर ले आना।
आप ऐसा भी कह सकते हो कि पोलराइजर का पर्पस है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट को फिल्टर करना। तो किसी पोलराइजर से अगर I0 इंटेंसिटी की लाइट डाली जाए और इसे किसी स्पेक्ट्रोस्कोप की मदद से नापा जाए तो यहाँ जो इंटेंसिटी आउट निकलेगी वो I0/2 रहेगी। इसका मतलब I0/2 इंटेंसिटी रोक ली गई है। जो पार्ट बाहर निकलता है वो केवल ऑप्टिकल इफेक्ट रखता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मतलब जो फंस गया है पार्ट, जो नहीं निकल पाया, मैग्नेटिक फील्ड है। तो इंटेंसिटी आधी निकल गई, आधी रह गई इलेक्ट्रिक फील्ड, आधा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, मैग्नेटिक फील्ड फंस गया। क्योंकि इंटेंसिटी जितनी निकली उतनी बच गई, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, मैग्नेटिक फील्ड बच गया। इसका मतलब दोनों का कंट्रीब्यूशन बराबर बराबर है। अब बराबर बराबर कंट्रीब्यूशन का मतलब इंटेंसिटी का अगर रेशियो चेक किया जाए तो बराबर बराबर फिजिकल क्वांटिटी कट के 1:1 रेशियो देंगी। सो ऑप्शन संख्या सेकंड इज करेक्ट। डन। चलो बच्चों, क्वेश्चन संख्या 3 की बात करते हैं। थर्ड नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है ब्रूस्टर्स लॉ में IV जो एंगल है इंटरफेस का वो कितना होना चाहिए। आप आराम से कैलकुलेशन करके देखिएगा। जब भी कभी आप कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन के हिसाब से कहा गया था कि अगर दो अलग अलग मीडियम है जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग, एक का μ1 एक का μ2, लाइट किसी इंटरफेस पर गिरे और वो किसी ऐसे पर्टिकुलर एंगल पर गिरे जिसका नाम IP हो, तो उस पर्टिकुलर एंगल की स्पेसिफिक कंडीशन ये है कि इसमें कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होगा। रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड पार्ट एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब चूंकि रिफ्लेक्शन है तो जितना नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा उतना रिफ्लेक्शन बनेगा। तो ये IP, तो ये IP। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इसे R कह सकते हो आप। अब अगर आप ब्रूस्टर्स लॉ की तरफ जाओगे, मतलब ये कैलकुलेशन निराल होगा, फिर हम लगाते हैं यहाँ पर स्नेल्स लॉ और अल्टीमेट रिजल्ट बच्चों आता है tan of IP इज इक्वल टू म्यू। जहाँ म्यू का मतलब होता है म्यू ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, μ2/μ1। तो इसके हिसाब से अगर कंडीशंस में जाओगे तो ये नंबर, ये आप ऐसा भी कह सकते हो कि जो इन जनरल जो IP है वो वैल्यूज़ 45 से 90 के बीच में ही आएंगी। 45 से 90 से बीच में आने का मतलब यह है कि जो tan थीटा की वैल्यूज़ हैं वो उन सारी वैल्यूज़ को सेटिस्फाई करेंगी। तो आप इन जनरल याद भी रख सकते हो कि ब्रूस्टर्स लॉ का जो वैल्यू है, एक्सपेक्टेड वैल्यू है किसी भी इंटरफेस पर। इंटरफेस का मतलब कोई ऐसी सरफेस जो दो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम को सेपरेट करे। तो ब्रूस्टर्स लॉ के लागू होने की शर्त यही है कि जो एंगल ऑफ पोलराइजेशन है उसकी लिमिट 45 से बड़ी और 90 से कम होनी चाहिए। बाकी सारे एंगल के लिए मैथमेटिकली ये शर्त सेटिस्फाई नहीं होगी। डन। तो 45 से और 90 के बीच में, राइट। क्वेश्चन संख्या 4 की बात करते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिलेंडर कंटेन्स हाइड्रोजन गैस एट अ प्रेशर ऑफ 249 पास्कल्स। ठीक है भाई, हम डेटा नोट कर लेते हैं। प्रेशर के नाम पर 249 किलो पास्कल, टेम्परेचर के नाम पर 27 डिग्री सेल्सियस और डेंसिटी हमको फाइंड आउट करनी है। तो कह रहा है कि सिलेंडर, मेरा सिलेंडर साहब, सिलेंडर में कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। सिलेंडर में हाइड्रोजन गैस की बात करें तो हाइड्रोजन गैस का जो मॉलिक्यूलर मास है, दैट इज मास ऑफ हाइड्रोजन गैस, दैट इज 2 ग्राम। ये 1 मोल का मास है। डन। अब बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, अगर डेटा फिल्टर करोगे तो प्रेशर दिया है, टेम्परेचर का हिंट दिया है, राइट। हाइड्रोजन गैस की बात करी मीन्स उसके मॉलिक्यूलर मास का हिंट दिया है, डेंसिटी हमसे पूछ रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी दिखाई दे रही है कि ये सारी PT, डेंसिटी का मतलब मास बाय वॉल्यूम, PTV, कहीं ना कहीं PV बराबर NRT का हिंट मिल रहा है। तो हम सीधे सीधे आइडियल गैस इक्वेशन की तरफ प्रोग्रेस करते हैं। PV इज इक्वल टू μRT या PV इज इक्वल टू NRT। P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम, म्यू नंबर ऑफ मोल्स, R गैसियस कांस्टेंट एज वेल एज T टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ केल्विन। अब इसको और अच्छा लिखते हैं सुंदर तरीके से। और अच्छा लिखने का मतलब P मतलब प्रेशर, V मतलब वॉल्यूम, म्यू मीन्स नंबर ऑफ मोल्स मीन्स मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मल्टीप्लाई बाई R मल्टीप्लाई बाई T, राइट। अब देखो जो बच्चों, मास को अगर वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया जाए तो डेंसिटी टर्म बन जाएगा जो कि पूछा गया। सो P अपनी जगह, M अपनी जगह, अपॉन R नीचे ले आओ, T नीचे ले आओ, बराबर बचेगा क्या? M अपॉन V। एंड व्हाट इज M बाई V? M बाई V इज नथिंग, इट्स टर्म डेंसिटी, राइट। तो हम लिख सकते हैं बच्चों कि डेंसिटी इज इक्वल टू PM अपॉन RT। अब सारा वैल्यू पुट करते चलो, देखिए शानदार आंसर आएगा। P मीन्स प्रेशर, प्रेशर को रखिए। सो प्रेशर इज गिवन 249, चूँकि किलो पास्कल कह रहा है, किलो का मतलब 10 की पावर 3, और बच्चों पास्कल, 1 पास्कल इज इक्विवेलेंट टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपका MKS सिस्टम जैसा यूनिट बन जाएगा। सो 249 किलो पास्कल को मात्र 249 10 टू पावर 3 लिख दें, मल्टीप्लाई बाई M का मतलब मास लिखें, मास जो मॉलिक्यूलर मास है वो 2 ग्राम है। अब चूंकि मामला ग्राम का है तो ग्राम को हम चाहें तो किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, 10 टू पावर -3 किलोग्राम बन गया, राइट। यानी लेंथ पैरामीटर मीटर में, टाइम सेकंड्स में और मास केजी में। R का मतलब गैसियस कांस्टेंट, R देखो दिया हुआ है जूल पर मोल पर केल्विन 8.3।
तो इसको हम 8.3 इस्तेमाल कर लेंगे बच्चों। और जहाँ तक रही बात टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में इस्तेमाल नहीं करना है। PV इज इक्वल टू nRT आइडियल गैस इक्वेशन लगाते वक्त जो T टेम्परेचर है उसको केल्विन के टर्म्स में रखें। सो 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों 273 हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 300 इन टर्म्स ऑफ केल्विन। हम इसको एज इट इज कॉपी करने जा रहे हैं। सो यहाँ आ जाएगा बच्चों 300। राइट, लेट्स कट कॉपी, काटा पीटी। तो काटा पीटी करोगे तो 10 to power -3 10 to power +3 10 to power 0 10 to power 0 इज इक्वल टू 1। ये आपस में कैंसिल। 8.3 का ध्यान से देखो, डेसिमल हटाओ या ऐसा कर दे, 1 2 डेसिमल हटा दो या 1 0 हटा दो। ऐसा कह सकते हैं बच्चों कि हम अगर इसका 2 जीरोज़ हैं उनमें से 1 0 यूटिलाइज कर लें, डेसिमल उड़ा दें, तो इसे 3 बार एलिमिनेट कर देगा। अब 3 से कट करोगे तो इसे लगभग 10 बार काटेगा। राइट, अब बचा हमारे पास अल्टीमेटली 2/10। सो डेंसिटी इज इक्वल टू 2/10। मामला सब मास किलोग्राम में था, डिस्टेंस मीटर में थी, तो जो आंसर आएगा डेंसिटी का दैट इज kg, और वॉल्यूम आएगा तो वॉल्यूम आएगा मीटर क्यूब में। अब 2/10 का मतलब बच्चों क्या होता है, डेसिमल 0 हटा दो, डेसिमल लगा दो, आंसर 0.2 इन टर्म्स ऑफ kg पर मीटर क्यूब। राइट, सो 0.2 kg पर मीटर क्यूब। डन। सो PV इज इक्वल टू nRT का इस्तेमाल करके थर्मोडायनेमिक्स के इक्वेशन, थर्मोडायनेमिक इक्वेशन जो थी, सॉरी जो गैसियस इक्वेशन थी उसका इस्तेमाल करके हम लोगों ने क्वेश्चन निकाले। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 5। 5th नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि लाइट रे इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ I ऑन द सरफेस ऑफ ए स्मॉल एंगल प्रिज्म विद एन एंगल A एंड इमर्ज नॉर्मली फ्रॉम द अपोजिट सरफेस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज म्यू। अब समझिए इस बात को कि कोई थिन प्रिज्म है और इस थिन प्रिज्म में और इन रे, देखिए जब कभी ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस को अप्रोच करें तो कोशिश करें डायग्रामेटिक पेन तुरंत चलाना शुरू कर दें। कह रहा है रे इज इंसिडेंट एट एन एंगल I ऑफ इंसिडेंस I एट एन एंगल I। तो ये पहली सरफेस, और सरफेस पर हमने सबसे पहले नॉर्मल बना ली ताकि हम आने वाली रे का स्वागत कर सकें। अब ये लाइट रे आई, अब ये आई किसी I एंगल पर। राइट, अब दूसरी सरफेस से कह रहा कि ऑफ एन स्मॉल एंगल प्रिज्म, एक स्मॉल एंगल प्रिज्म, इसका एंगल ऑफ प्रिज्म आप A मान लें, ये देखिए A दिया हुआ है, एंड इमर्ज नॉर्मली फ्रॉम द अपोजिट फेस। और जो लाइट रे है वो दूसरे सरफेस से नॉर्मली निकल गई, नॉर्मली का मीन्स 90 डिग्री बनाते हुए निकल गई। राइट, तो हमसे कह रहा है कि अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो तो कनेक्शन क्या होगा, या ऐसा कह सकते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस I क्या होगा। तो एक्चुअली हमें रिसर्च I में करनी है, I के बारे में कुछ भी नहीं करनी है, तो कोई कठिन बात नहीं। हम अगर बेसिक्स जानते हैं तो हमें याद आ जाना चाहिए कि प्रिज्म में इन जनरल अगर बात करें तो प्रिज्म का जो टॉप मोस्ट एंगल उसको एंगल ऑफ प्रिज्म, हालांकि सही डेफिनेशन ये है कि जिन दो सरफेस के बीच में रिफ्रैक्शन होगा वो एंगल रिफ्रैक्टिंग एंगल या प्रिज्म का एंगल कहलाएगा। पहली सरफेस पर जब लाइट रे आके गिरेगी उसका हम तुरंत स्वागत करेंगे इसके साथ, नॉर्मल के साथ। इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस I होगा बच्चों। जब कभी लाइट रे रेयर से डेंस में जाएगी तो बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, और वापस से जब डेंस से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये एंगल ऑफ इमर्जेंस E बन जाएगा, पहला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 बन जाएगा, दूसरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2 बन जाएगा, ये एंगल ऑफ एक्सपेक्टेड इंसिडेंट बन जाएगा, और ये फाइनल इमर्जेंट बन जाएगा। साथ ही साथ एक बात और मेंशन कर दे बच्चों कि दो जो इंसिडेंट रे और एक्सपेक्टेड इमर्जेंट रे, मतलब लाइट रे ऐसे आई और अल्टीमेटली ऐसे गई, तो इन दोनों के बीच में जो पार्ट आया ये डेविएशन वाला पार्ट है। हमने सारा फोटो बना दिया, इसलिए बना दी ताकि आप रिजल्ट याद रखें कि इंसिडेंट प्लस इमर्जेंट इज इक्वल टू इंसिडेंट प्लस इमर्जेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस डेविएशन, ए प्लस डेविएशन। ये बिल्कुल छोटे छोटे रिजल्ट है। राइट, अब इंसिडेंट आई है, इमर्जेंट एंगल, ध्यान से देखो इमर्जेंट एंगल, तो जो एंगल मेजरमेंट होता है वो हमेशा सरफेस से नहीं नॉर्मल से होता है। तो एंगल पहली नॉर्मल से जो लाइट का इंसिडेंट एंगल हो तो आई दिख रहा है, ठीक है भाई लिख दिया। दूसरी सरफेस पर भी हमने नॉर्मल खींची, अब ध्यान से देखो लाइट रे तो इसी के अलाउंग निकल गई, यानी इससे 0 डिग्री बनाती हुई निकल गई, तो एंगल ऑफ इमर्जेंस 0, एंगल ऑफ प्रिज्म A, डेविएशन। अब जरा याद करो क्या डेविएशन का म्यू से कोई संबंध है, एंगल ऑफ प्रिज्म से संबंध है, बिल्कुल। थिन प्रिज्म के लिए याद करो डेविएशन का रिजल्ट हुआ करता था डेविएशन इज इक्वल टू म्यू -1 × A। ये जनरल फार्मूले जो याद रहेंगे, फार्मूला कंटेंट अच्छा होना चाहिए ताकि आपको कनेक्टिविटी में चीज़ें याद आती जाए। अब देखिए हमको दिख गया यहाँ म्यू का इस्तेमाल करना पड़ेगा डेविएशन की जगह, तो डेविएशन की जगह मैं रखने जा रहा हूँ बेटा म्यू -1 × A। राइट, थोड़ा सा और साफ कर लें कैलकुलेशन। सो I इज इक्वल टू A प्लस अंदर मल्टीप्लाई करो म्यू A, अंदर मल्टीप्लाई करो -A से प्लस A कैंसिल, सो I इज इक्वल टू म्यू A। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस मीन्स I
इज इक्वल टू नियरली इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ ए। सो ऑप्शन संख्या थर्ड इज करेक्ट। अब इस बात के लिए अगर आपको आपके माइंडसेट में प्रिज्म का डायग्राम चल रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस का सम डेविएशन और ए के बराबर होता है, लाइट इंसिडेंट पर आई और नॉर्मली इमर्ज करने का मतलब इमर्जिंग एंगल 0 है, ये सब बातें अगर हिंट में, और साथ ही साथ डेविएशन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म, और साथ ही साथ ये शर्तें लागू होती हैं स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म के लिए। अगर इतनी बातें ध्यान से देखो, सवाल इतना छोटा और पूरी समरी ऑफ चैप्टर का इस्तेमाल कर रहा है, राइट। मतलब इसको कह सकते हो कि इस क्वेश्चन में केवल एक फार्मूला इन्होंने छोड़ दिया, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेविएशन m/2 अपॉन साइन a/2, बाकी पूरा चैप्टर इन्होंने टच कर लिया। डन। इसलिए कहते हैं चैप्टर की सुपरफिशियल स्टडी आवश्यक है। डन। सो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन संख्या 6 क्या कह रहा है? कह रहा है 2 सिलेंडर है ए और बी, इक्वल कैपेसिटी के, कनेक्ट कर दिए गए वाया स्टॉप क्लॉक, कंटेन्स आइडियल गैस standard temperature and pressure. B is completely evacuated and the entire system is thermally insulated. The stop clock suddenly opened the processes. अब मेरी सबसे बड़ी सिंपल बात, मैं कहता हूँ कि अगर हमें 2 कंटेनर्स को थर्मली इंसुलेट कर दिया, थर्मली इंसुलेट का मतलब हम इसमें सराउंडिंग के साथ हीट का कोई एक्सचेंज नहीं करेंगे, ना हीट इनसाइड आएगी, नो एंट्री, और ना ही एग्जिट करेगी। तो जब कभी सिस्टम का सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज होना बंद हो जाए, हीट का लेन देन बंद हो जाए, यानी क्यू प्रोसेस अगर 0 होने लगे, तो ऐसी प्रोसेस का नाम बच्चों तो सिंपल सा नाम है एडियाबैटिक प्रोसेस। बहुत डिटेल स्टडी की आवश्यकता नहीं। डन। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन संख्या 6 के बाद क्वेश्चन संख्या 7। बहुत ही छोटा हल्का सवाल, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि आइंस्टाइन साहब ने इस प्रपोजल को ठुकरा दिया था कि ब्रह्मांड का सारा मास कंजर्व है। इस प्रपोजल को भी सेपरेट कर दिया था कि ब्रह्मांड की सारी एनर्जी कंजर्व है। उन्होंने कहा था ब्रह्मांड का सारा मास और एनर्जी मिलाकर कंजर्व है, दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं। तो मास का एनर्जी का मास में कन्वर्जन करने का तरीका था इज इक्वल टू डेल्टा एम मल्टीप्लाई बाई सी स्क्वायर। आप ऐसा कह सकते हो कि अगर डेल्टा एम मास को कंप्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए तो उसके करस्पॉन्डिंग ई बराबर मास लॉस इन टर्म्स ऑफ केजी इनटू रेडिएशन ऑफ ईएम वेव, यानी स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर, इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी बनेगी। तो बच्चों सीधी सी बात है, बहुत बड़ा ज्ञान ना दे तो हम इतना ही कह सकते हैं कि अगर डेल्टा एम मास को गायब कर दिया जाए तो उसके करस्पॉन्डिंग ई बराबर MC स्क्वायर एनर्जी बनेगी। हमको कितना मास, हमको एनर्जी निकालनी, कैलकुलेट करनी 0.5 ग्राम मास के इक्विवेलेंट। आइए कोशिश करते हैं, देखिए जरा। तो मास के नाम पर जो भी है एनर्जी E इज इक्वल टू, मास कितना है बेटा 0.5। अब मामला चूंकि ग्राम में है तो आप चाहो तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, किलोग्राम बन जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट इज 3 × 10⁸ इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकंड। इस वैल्यू को एज इट इज कॉपी करो, इसका स्क्वायर कर दो, तो 3 × 10⁸ इस पूरे का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए तो 0.5 रहेगा, इंटू 10⁻³ रहेगा, इंटू 3 3 जा 9 बन जाएगा, इंटू पावर मल्टीप्लाई 8 दूनी 16 बन जाएगा, 16 बन जाएगा, 9 4 जा 45, सो इट्स 4.5 इंटू 10⁻16 में 3 चले गए 13, और जो भी आंसर आएगा, चूंकि एनर्जी का हम सारा कैलकुलेशन स्टैंडर्ड कर रहे हैं इसलिए सारा आंसर जूल में आएगा। सो 4.5 10⁻13 जूल, 4.5 10⁻13 जूल, दिस ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, 4.5 10⁻13 जूल, राइट। क्वेश्चन संख्या पढ़ते हैं 8 की तरफ। बहुत ही आसान, बेहद ही सरल, बेहद ही लजीज और बेहद ही टेस्टी सवाल। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बॉडी का, एक सेकंड बच्चों, हाँ जी वापस आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है अ बॉडी वेज 72 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स एट अ हाइट इक्वल टू द हाइट ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। तो आप इमेजिन करो बच्चों, अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटेशनल यानी ग्रेविटी की वैल्यू G, तो अगर अर्थ की सरफेस से H हाइट पर चले जाओ, यहाँ ग्रेविटी का वैल्यू चेंज हो जाएगा, ऊपर जाने, डेप्थ पे जाने, एंगुलर रोटेशन, सब जगह ग्रेविटी डिक्रीज करती है। ऊपर जाने पर जो डिक्रीमेंट आता है, जो कमी आती है G डैश इक्वल टू G अपॉन 1 + H/RE का होल स्क्वायर, ये जनरल टर्म है। अब आप कितनी ऊंचाई पर चले गए, तो क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट अ हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। अब मेरी बात समझना, हमने डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख दिया, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि वेट इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाई ग्रेविटी। मास नेवर वेरीज, ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाओ, 1 किलो चीनी में शक्कर के 1 किलो चीनी में दाने गिन लो, जितने यहाँ होंगे उतने मून में होंगे, उतने जुपिटर में होंगे, क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वेट में क्वांटिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों का रूल है। लोकेशन चेंज करने से क्वांटिटी नहीं बदलेगी, ग्रेविटी बदलेगी, और ग्रेविटी की हाइट में बदलने का तरीका ये है, आप कितनी हाइट पर गए हो, हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ पर चले गए। यहाँ तो आप आइए वैल्यू रखिए इसमें, तो वैल्यू रखने जा रहे हैं बेटा, तो G डैश इक्वल टू G अपॉन
1 प्लस, और हाइट की जगह हम लिखेंगे रेडियस का आधा, RE/2, और अपॉन फार्मूले में तो RE होता ही होता है, और इस पूरे का होल स्क्वायर। मैं फिर से एक्सप्रेशन को लिख दूं बेटा कि किसी हाइट में जाने पर जो ग्रेविटी में चेंज आता है, हाइट इज इक्वल टू G/1 प्लस H/RE का होल स्क्वायर। और इसी में बच्चों हमने डेटा रख दिया, H की जगह पर हाफ ऑफ रेडियस रख दी है। तो ध्यान से देखो, RE से RE कैंसिल, तो रिजल्ट आ जाएगा G डैश इज इक्वल टू G अपॉन, नीचे देखो बेटा 1 प्लस 1/2, 2 1 जा 2, 2 1 3/2, 3/2 का होल स्क्वायर से बन जाएगा बेटा G अपॉन 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, आंसर आ जाएगा 4/9G। राइट। अब सोचो, इस बात को समझिए बच्चों, इसे डारे बेटा, इस बात को थोड़ा सा आराम सोचो कि जो सरफेस पर वेट है, राइट, जो वेट ऑन सरफेस है दैट इज इक्वल टू mg, एम मास है सरफेस पर, ग्रेविटी जी। वेट ऑन हाइट है, वेयर हाइट इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू m, तो वही रहेगा, g चेंज हो जाएगा, g हो जाएगा g डैश, वो कैलकुलेट करके निकाला, दोनों का आपस में डिवाइड कर दो, m से m खत्म। वेट ऑन सरफेस कितना है, सरफेस पे वेट कितना है 72, हाइट में जाने पर वेट कितना होगा, नो आइडिया। सरफेस पर ग्रेविटी कितनी, g, हाइट पर ग्रेविटी कितनी 4G/9 उछल के ऊपर चला जाएगा, by9 उछल के ऊपर चला जाएगा, राइट। g से g खत्म, 9 1 जा 9, 9 8 72, 9 8 जा, और 8 4 जा 32। सो वेट ऑन हाइट भैया डिक्रीज तो करेगा, चूंकि ग्रेविटी डिक्रीज करेगी, 8 चौको 32, 32 इन टर्म्स ऑफ न्यूटन, 32। अब समझिए, क्वेश्चन 2 बन सकते हैं, बहुत ध्यान समझना। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट अ हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। ग्रेविटी का फोर्स कितना है, यानी इस बॉडी को वेट कितना एक्सपीरियंस हो रहा है, सेम सवाल है, ठीक। बॉडी पर अर्थ की ग्रेविटी की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, या बॉडी कितना वेट फील कर रही है, दोनों एक बात है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द अमाउंट बाय विच वेट इज रिड्यूस, कितनी मात्रा से वेट कम पड़ गया। तो सरफेस पर 72 था, और h हाइट यानी हाफ ऑफ रेडियस पर जाने पर 32 बचा, तो 40 न्यूटन वेट डिक्रीज कर गया, राइट। तो ऐसे सवाल वैरायटी अब बन सकते हैं। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ कह रहा, सॉलिड विच हैव नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। आपको याद होगा बच्चों, इस चीज़ को हम डिटेल स्टडी करते हैं कि जो कंडक्टर हैं उनका जो अल्फा होता है, यानी कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। एक सेकंड बच्चों, इसे फिर से आप समझ लें कि मटेरियल के हिसाब से तीन वैरायटी है आपके पास, मटेरियल के हिसाब से तीन वैरायटी, और कौन सी वैरायटी है ऐसा लिख दें, सॉलिड के हिसाब से हम 3 वैरायटी ले सकते हैं। उन वैरायटी से बच्चों आपके पास 3 वैरायटी आएंगी, एक तो कंडक्टर, दूसरा बच्चों इंसुलेटर, और तीसरा बच्चों सेमीकंडक्टर, राइट। अब तीनों वैरायटी के हिसाब से जो आपका कंडक्टर है उनका टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी। मैं सारे इफेक्ट बच्चों टेम्परेचर इंक्रीमेंट के लिखने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा सॉलिड की 3 वैरायटी, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। इंसुलेटर की तो चर्चा ही नहीं होनी। कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी, और सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टिविटी घटेगी। छोटा सा हिंट कर सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ने पर इसमें जो रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन आता है, हालांकि पूरी बात अगर लिखे तो लिख सकते हैं R इज इक्वल टू रो एल वाई है, एंड रेजिस्टेंस डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी पे, और रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है m/n/e² टाउ पे, राइट। तो डिटेल स्टडी करेंगे तो हम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन चार्ज, मास, रिलैक्सेशन टाइम सब पर चर्चा करेंगे। तो आपको सुपरफिशियल याद रखना है, सॉलिड्स की 3 वैरायटी, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। इंसुलेटर की बात ही नहीं करनी, कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी घटेगी और रेजिस्टेंस घटेगा। रेजिस्टेंस घटेगा मतलब टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ टी बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टिविटी घटेगी, रेजिस्टेंस घटेगा। इसका मतलब इसका जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट है वो उल्टा चल रहा है, नेगेटिव है। सो ऐसा मटेरियल आपके लिए सेमीकंडक्टर हो जाएगा, राइट। अच्छा, आपसे पूछ लेता अगर इस जगह की पॉजिटिव कॉफिशिएंट किसका है टेम्परेचर के लिए, यानी जिनका टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस पॉजिटिवली इंक्रीज कर रहा है, तो ऐसे में मेटल्स आ जाती, कंडक्टर्स आ जाती, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 9 का 3rd पार्ट करेक्ट है। आगे आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन संख्या 10 की बात करने जा रहे हैं। देखिए जरा 10 नंबर सवाल देखिए। द फेज डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड द एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपको याद होगा बच्चों, डायरेक्ट लिख सकता हूँ अल्फा इज इक्वल टू -ω² y। अब एक बात बड़ी सरल सी कह सकता हूँ कि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, दो वेक्टर क्वांटिटी आमने सामने मतलब बराबर, लेकिन ध्यान से देखो बीच में क्या लगा माइनस, माइनस का मतलब डायरेक्शन वाइज अपोजिट है, और जो डायरेक्शन वाइज अपोजिट होगी उनके बीच 180 डिग्री बनेगा। 180 डिग्री का मतलब पाई, हम तो आंसर ऐसे टिक कर देंगे, लेकिन फिर भी आप डिटेल में जाना चाहो तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि सर किसी सिंपल हार्मोनिक मोशन का जनरल इक्वेशन होगा, वो होगा y बराबर a sin ओमेगा t, और y बराबर a sin ओमेगा t का अगर ग्राफ प्लॉट करोगे तो साइन फंक्शन का ग्राफ बच्चों ऐसे, राइट। अब अगर इसी जगह पर अल्फा का ग्राफ प्लॉट करोगे, अल्फा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, तो अल्फा यानी अगर हम डिपेंडेंट को y एक्सिस पर और टाइम वेरिएबल को हम अगर x एक्सिस पर रख करके अल्फा का ग्राफ खींचे तो अल्फा का ग्राफ y के ग्राफ का ठीक उल्टा होगा। यानी अगर पहला लूप अपवर्ड है तो इसमें पहला लूप डाउनवर्ड और फिर अपवर्ड ऐसे बनेगा। अब ध्यान से देखो, ये फील हो रहा है कि ये ग्राफ ठीक अपने एक्चुअल फेज से 180 डिग्री पलट गया, यानी ग्राफ उल्टा हो गया, ऐसे हो गया, इसका मतलब 180 डिग्री रोटेट कर गया, राइट। आप ऐसा भी कह सकते हो बच्चों कि ये अगर a sin ओमेगा t है तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, राइट, अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस पाई है, ये हटा सकते हैं आप, ये हटा दीजिए, राइट। आप फेजर फॉर्म में देख लीजिए, हमने माइनस साइन हटा दिया, उसकी जगह पर साइन ओमेगा टी प्लस पाई लिख दिया, एक ही बातचीत है। ग्राफ पलट गया तो पाई, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं वेक्टर एक्सप्रेशन तो पाई, और अगर ऐसे कंपेयर करके देखो तो फेज में पाई का डिफरेंस आएगा। सो अल्टीमेट आंसर फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन इज पाई, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 11th, ये आपके मेजरमेंट का सवाल है। स्क्रू गेज हैज लीस्ट काउंट ऑफ 0.1 mm, हियर 50 डिविजन्स आर इन सर्कुलर स्केल, द पिच ऑफ स्क्रू गेज। जो स्क्रू गेज है उसमें ऐसी पिच होगी, बस एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं कि स्क्रू गेज में ऐसे छोटे 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 डिविजन्स बने होंगे, और ये छोटे छोटे डिविजन्स ऐसा कह सकते हैं जब इसे हाथ से रोटेट करा जाएगा तो ये अपने, ऐसा कह सकते हैं कि जब ये स्क्रू गेज का ये वाला पॉइंटर वाला टॉप मोस्ट पॉइंट पर हमने पेंसिल से या पेन से या मार्कर से मेंशन कर लिया, जब ये अपना एक रोटेशन करने के बाद वापस यहाँ पर आएगा तो ऐसा करते वक्त जितना शिफ्ट हो जाएगा उसी पार्ट को बच्चों हम लोग पिच कहते हैं। इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में यानी स्क्रू गेज में एक कंप्लीट रोटेशन करते वक्त जितना आगे आ जाएगा वही पार्ट पिच कहलाएगा। तो पिच एक्चुअली कोई अलग चीज़ नहीं है, पिच है कितने नंबर ऑफ डिविजन्स हैं और यहाँ से यहाँ तक आने में वो नंबर ऑफ डिवीजन कितना कितना करके घूमे। ध्यान दें, आप ऐसा भी लिख सकते हैं पिच इज इक्वल टू कितने डिवीजन है, तो 50 डिवीजन, और हर एक डिवीजन कितना कितना चल के घूम के आ गया है वो 0.0 mm, क्योंकि कह रहा है लीस्ट काउंट का मतलब छोटे से छोटा पॉसिबल डिवीजन, दैट इज 0.01 mm। अब थोड़ा सा राइटिंग है गंदी हो रही है, लेकिन आप कैलकुलेशन पर ध्यान दें। पिच इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाई 0.01, मल्टीप्लिकेशन ठीक से करोगे डेसिमल हटेगा, ये डेसिमल खिसक, 0 हटेगा डेसिमल खिसकेगा, और 0.1 का 5 से मल्टीप्लिकेशन 0.5, जो भी आंसर आएगा वो इन टर्म्स ऑफ mm रहेगा, राइट। सो 0.5 mm इज द करेक्ट ऑप्शन, 11th नंबर का थर्ड पार्ट डन। तो स्क्रू गेज, वर्नियर, कैलिपर्स, ये बड़े शानदार इंस्ट्रूमेंट है, इनसे एक सवाल बनता ही बनता है, तो इसे प्लीज़ मिस ना करें। हालांकि जब हम लोग रिवीजन करेंगे तो और अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट देखिए बेटा, मैं केवल आपको बच्चों सवाल का क्राइटेरिया डिसाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज़ इस बात पर ना जाएं कि कितना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं हम सवालों, ठीक। फिर क्वेश्चन कह रहा है इन अ गिटार 2 strings A and B आर मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल एंड स्लाइटली, ठीक है। अब इसको समझो कैसे, हमेशा बीट्स के सवाल, अब बीट का सवाल है, बीट का क्वेश्चन है, तो बीट के क्वेश्चंस की जो स्टार्टिंग करते हैं बच्चों, बीट के क्वेश्चन की स्टार्टिंग हमेशा नॉन फ्रीक्वेंसी वाले कह सकते हो ट्यूनिंग इंस्ट्रूमेंट से करेंगे। तो एक कह रहा है ए है और इसकी फ्रीक्वेंसी नोन है, और कितनी फ्रीक्वेंसी है 530 हर्ट्ज। कह रहा है कि 2 गिटार हैं ए और बी, सेम मटेरियल के बने हैं, स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून है, और 6 बीट्स दे रहे हैं, यानी ए और बी के बीच में बीट्स, तो ए की नॉन फ्रीक्वेंसी है तो बी अननोन, तो बी अब गेस करेंगे, तो हम बी की गेस फ्रीक्वेंसी लिखने जा रहे हैं। तो बी और ए के बीच जो ट्यून में जो आउट ऑफ ट्यून वाला मामला है उसकी वजह से 6 बीट्स बन रहे हैं, तो बीट्स बहुत स्लाइट डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी की वजह से बनते हैं। तो ए की फ्रीक्वेंसी पता है, बी की हम गेस कर रहे हैं, तो बी में 6 का डिफरेंस है। अब 6 का डिफरेंस, अब 6 ज़्यादा भी हो सकता है, सो प्लस ऑफ 6 भी पॉसिबल है, 6 कम भी हो सकता है, -6 भी पॉसिबल है। अब 530 + 6 बराबर 536 हो जाएगा, 536 हर्ट्ज भी हो सकता है, और 6 कम कर दो 524 हर्ट्ज भी हो जाएगा, 524 हर्ट्ज भी हो जाएगा। ये बी की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है टेंशन इज बी स्लाइटली डिक्रीज। ध्यान दें कि जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन
आप ऐसा कह सकते हैं कि किसी स्ट्रेच वायर, किसी टाइट वायर, इसमें टेंशन के नाम पर T है और मास पर यूनिट लेंथ के नाम पर M है, इसमें जो पल्स की रफ्तार है उसका फार्मूला होता है V इज इक्वल टू रूट ऑफ T बाई म्यू। वेलोसिटी इन स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग इज इक्वल टू रूट ऑफ टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ। और वेलोसिटी की जगह बच्चों आप चाहो तो लिख सकते हो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाई वेवलेंथ। मैं केवल इतना दिखाना चाहता हूँ कि वेवलेंथ तो इस लेंथ के हिसाब से एडजस्ट होकर बनेगी, जो फ्रीक्वेंसी है वो टेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर आपने टेंशन बी में डिक्रीज किया तो उसकी फ्रीक्वेंसी गिर जाएगी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो गेस किया है गिर जाएगी। अब बी के दोनों ही गेस दोनों गिर जाएंगे, ठीक। लेकिन हुआ क्या है, द बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज टू 700, लेकिन बीट फ्रीक्वेंसी में फर्क आ गया, वो 7 बढ़ गई। अब सोचो ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो पहले समझो, जब भी कभी कुछ बढ़ने कुछ घटने की बात करें तो आप केवल ये चेक करो, पहली बार शुरुआत कहाँ से करोगे, नॉन फ्रीक्वेंसी से। जो पहली बार फ्रीक्वेंसी दी हो उतने कम या उतने ज़्यादा गेस कर लोगे। फिर इसके बाद जो फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा उतने का चेंज आप भी करो। जैसे 6 हर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी, जो बीट फ्रीक्वेंसी थी 6 से बढ़ करके 7 हो गई, तो इसका मतलब 1 का फर्क आया। तो इसमें अब देखो टेंशन घटा तो फ्रीक्वेंसीज घटनी तय है। अब 1 का फर्क आया तो 1 घटनी तय है, तो ये 535 हो जाएगी, ये 523 हो जाएगी। अब देख लो ए और बी के बीच नई कितनी बीट्स बन रही, तो ए और बी के बीच जितना फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होगा उतनी बीट्स बनेगी। तो 30 है, ये 35 है, 5 बीट्स बनेगी, लेकिन यहाँ तो 7 बन रही। छोड़ो, ए की फ्रीक्वेंसी 30 है और बी की फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 523 है। अब बताओ दूसरी बार गेस कर रहे हैं, इसको गेस कर रहे हैं, इसको गेस कर रहे हैं। तो 530 और 23 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है। क्या ए और बी के बीच में नया डिफरेंस 7 का आया है? यस, बिल्कुल 7 का आया है। सो 523 असल में टेंशन डिक्रीज करने के बाद की है, तो हम कभी भी सेकंड फ्रीक्वेंसी को आंसर के फॉर्म में नहीं रखेंगे। हम आंसर के फॉर्म बच्चों वो फ्रीक्वेंसी रखेंगे जो हम लोगों ने गेस की थी। तो हम लोगों ने बी की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या गेस की थी, जो बिल्कुल फिट बैठ रही है। तो जहां 7 का डिफरेंस आ रहा है वो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बैठ रहा है 524, सो 524। हालांकि इनमें ऑप्शन मेंशन नहीं है बच्चों, मैं से अलग से लिख दे रहा हूँ, वो टाइपिंग मिस्टेक है। तो मैं एक ऑप्शन बना दे रहा हूँ, फिफ्थ ऑप्शन 524 हर्ट्ज इज अ करेक्ट ऑप्शन, राइट। और नहीं, नीट में सवाल सही दिया गया था, ये हमारी निजी टाइपिंग मिस्टेक है बच्चों, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ 12 नंबर डन। अब आ जाओ बच्चों 13 नंबर 30 नंबर सवाल बहुत ही शानदार, बहुत ही लजीज और टेस्टी सवाल कह रहा है। 2 पार्टिकल्स ऑफ मास 5 kg एंड 10 kg आर रिस्पेक्टिवली अटैच्ड टू द 2 ends ऑफ अ रिजिड रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर ऑफ नेग्लिजिबल मास। कह रहा कि एक मास 5 kg, ठीक है भैया, दूसरा मास बच्चों 10 kg, ठीक है भैया, दोनों के बीच का गैप 1 मीटर, ये लीजिए, राइट। कह रहा है कि आप मुझे सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम फ्रॉम 5 kg बता दो। अच्छा बताओ, किसी भी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास फाइंड करने का तरीका क्या? आप सबसे पहले सिस्टम को उठाकर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले जाइए, आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये मास नंबर 1 है, मास नंबर 1 कितना, 5 kg। इसके कोऑर्डिनेट्स लिखो, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग इसको प्लेस किया है, तो इसका x1, y1 लिखने जा रहे हैं, जो कि हो जाएगा ओरिजिन पर रखा है, मतलब 0, 0। दूसरे मास की बात करें तो दिस इज m2। अच्छा, ये कितना कोऑर्डिनेट है, तो एक्स एक्सिस पर कितना चले 1, वाई पर कितना गए ही नहीं 0, सो दिस इज योर x2, y2। अब एक कॉमन सेंस की बात देखो, इसका x कोऑर्डिनेट है 0, y भी 0, इधर x 0 नहीं है लेकिन y 0 है, तो y ध्यान से देखो दोनों जगह 0, तो y CM जो आएगा सेंटर ऑफ मास y वो 0। और दूसरी बात बेटा, मास डिस्ट्रीब्यूशन अगर x एक्सिस के लॉन्ग है तो सेंटर ऑफ मास मासेस के बीच में तो कहीं लाई करेगा, ऊपर y एक्सिस पे जाएगा नहीं, तो y कोऑर्डिनेट होने की संभावना नहीं। अब x की बात करें तो आप याद कीजिए, आपने फार्मूला पढ़ा है, क्या फार्मूला पढ़ा था, XCM इज इक्वल टू m1 x1 पहले मास का मास मूवमेंट, m2 x2 दूसरे मास का मास मूवमेंट अपॉन सम ऑफ मास टोटल मास m1 प्लस m2। अब वैल्यू प्लेस करते हो, पहला मास 5, उसका x1 मीन्स x1 कोऑर्डिनेट मैच करो 0। दूसरे मास की बात करिए 10 किलो, उसका करस्पॉन्डिंग x2 कितना बेटा 1 अपॉन टोटल मास 10, 5, 15। ये वाला पार्ट तो 0, 10/15, 10/15 का मतलब 2/3, चाहो तो 5 दूनी 10, 5 3 15, 2/3। तो इधर से हालांकि हमने XCM निकाला है, तो XCM जो आया है वो ओरिजिन से XCM आया है, मीन्स यहाँ कहीं। और ये आंसर कितना है बेटा 2/3, 2/3 इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर, सॉरी इन टर्म्स ऑफ मीटर, वेरी सॉरी, चूंकि मामला मीटर में है। अब देखो
2/3 मीटर, बेटा मीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दो, चाहो तो 3 से कट कर लो। 3 से कितनी बार कट होगा? 33.33, और 33.33 का दुगना 66.66, तो 67 अप्रॉक्सीमेटली। मेरी बात समझो। एक और बात आपको बता दें कि जो सेंटर ऑफ मास है वो हमेशा हैवी मास के करीब रहता है। इसका मतलब यहाँ से दूर होगा, यहाँ से करीब होगा। आप ऐसा भी कह सकते हो सेंटर ऑफ मास के दोनों तरफ मास मूवमेंट बराबर होता है। इधर का मास मूवमेंट, इधर का मास मूवमेंट, मीन्स इधर का मास मल्टीप्लाई बाय इधर की लेंथ बराबर इधर का मास मल्टीप्लाई बाय इधर की लेंथ। इससे तमाम सारे तरीके हैं। प्लीज़ फार्मूले पर फोकस करिए। XCM इज इक्वल टू M1x1 प्लस M2x2 अपॉन M1 प्लस M2। जब भी कभी किसी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना, आप उसे कोऑर्डिनेट सिस्टम पर रख लीजिए। M1 M2 डिसाइड कर लीजिए, X1 Y1 X2 Y2 डिसाइड कर लीजिए और फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी, आपको आंसर दिखने लगेगा। ओरिजिन से दूरी निकल कर आएगी, क्योंकि पहला मास आपने ओरिजिन पर रखा। दूरी का मेजरमेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग या वाई एक्सिस के लॉन्ग ओरिजिन से ही शुरू करोगे, राइट। सो ऑप्शन संख्या 3 इज करेक्ट। अच्छा, अगर हमसे पूछ ले उधर से कितना, तो इधर से 67, तो उधर से 33, क्योंकि टोटल 100 सेंटीमीटर होगा, मीन्स 1 मीटर होगा। 13 नंबर डन। नेक्स्ट कम टू द 14 नंबर। 14 नंबर बेहद ही शानदार सवाल बच्चों वाला। अच्छा, फाइंड द टॉर्क ऑफ फोर्स दिस मच एक्ट ऑन अ पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर इज दिस मच। ठीक है भाई, चलो कोशिश करते हैं। अब ऐसे सवालों के लिए आप चाहो तो ऐसे भी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम फ्रेम कर सकते हो कि मान लो एक्स एक्सिस है, ये मान लीजिए बच्चों आपका वाई एक्सिस है, और ओरिजिन से कितनी दूरी पर पोजीशन वेक्टर कितना दिया, 2k कैप। तो किसी पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है उनसे 2k कैप कह रहा है, 2k कैप पोजीशन वेक्टर है, उस पर कितना फोर्स काम कर रहा है, 3j कैप न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है 2k कैप मीटर पे। आपको एक छोटी सी बात है कि टॉर्क का बच्चों जो जनरल रिजल्ट होता है, तो टॉर्क का जनरल रिजल्ट है टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू आर पोजीशन वेक्टर क्रॉस एफ फोर्स वेक्टर। फिर सुनना, टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू आर मीन्स पोजीशन वेक्टर दिया कितना बेटा 2k कैप, क्रॉस फोर्स वेक्टर कितना दिया बेटा 3j कैप। आंसर कितना आएगा, 3 2 कितना आएगा बेटा 6 मल्टीप्लाई बाई, हालांकि मल्टीप्लाई करने का मतलब नहीं, क्योंकि दो वेक्टर्स का क्रॉस एक वेक्टर आएगा। याद करो k क्रॉस j कितना होगा। तो आपको साइकिल याद दिलाएं बच्चों, i j k वाला ट्रायंगल कह लो या साइकिल जो होती है उसके हिसाब से अगर मैं लिखना चाहूँ तो आपको रिजल्ट याद होंगे बच्चों। याद करिए, i क्रॉस j इज इक्वल टू k, j क्रॉस k इज इक्वल टू i, और k क्रॉस i इज इक्वल टू j। अगर एक साइकिल के लॉन्ग चलोगे तो सब जो लिखा है वही सही है, उल्टा चलोगे तो माइनस। तो यहाँ हमारे सामने लिखा हुआ ऑर्डर देखना, k क्रॉस j, तो k क्रॉस j, ध्यान से देखो क्या साइक्लिक ऑर्डर के उल्टा आ रहा है हो, तो k क्रॉस j मीन्स माइनस ऑफ i आएगा। सो 6 विद माइनस ऑफ i, सो टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू 6 मैग्नीट्यूड विद माइनस i कैप है कहीं, 6 i कैप विद माइनस साइन, डन। अब टॉर्क में डिस्टेंस इन्वॉल्व थी, फोर्स इन्वॉल्व था, तो मीटर भी आएगा और न्यूटन भी आएगा। सो आंसर इन टर्म्स ऑफ न्यूटन मीटर। सो 14th नंबर ऑप्शन संख्या 3 इज करेक्ट। लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 15 विच इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, जो कि आज की डिस्कशन का आखिरी चैप्टर, आखिरी पार्ट है कि लाइट वेव एवरेज फ्लक्स उसका इतना है। लाइट जो किसी सोर्स से निकल रही है उसका जो एवरेज फ्लक्स है, फ्लक्स मीन्स उसकी इंटेंसिटी का हिंट दिया है कि कितनी लाइट कितने सरफेस एरिया में गिर रही, राइट, कितने सेकंड में गिर रही। उसका जो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑन अ मेटल नॉर्मल इंसिडेंस हैविंग द सरफेस एरिया दिस मच, द एनर्जी रिसीव्ड बाय दिस सरफेस ड्यूरिंग दिस स्पैन ऑफ 1 मिनट। अब मेरी बात समझिए बहुत ध्यान से, इसे पकड़िए आप कि ये इंटेंसिटी का हिंट दिया। इंटेंसिटी मतलब कितनी एनर्जी कितने एरिया में कितने टाइम में इंसिडेंट हो रही है, राइट। तब इसको समझते, जो इंटेंसिटी दैट इज 20 मामला वाट मीन्स जूल पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाई सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, ठीक है रहने दो। एनर्जी देखो बेटा, पता नहीं कितनी एनर्जी है, नहीं पता, और उसका एरिया कितना है, तो एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं चलेगा बेटा, आप 20 रख ले, क्या 420 रख ले सेंटीमीटर स्क्वायर, और मल्टीप्लाई बाई टाइम कितना बेटा 1 मिनट। अब यहाँ मिनट तो चलेगा नहीं, मामला सेकंड में है बेटा। बहुत सिंपल बात है, इंटेंसिटी दी गई थी, रख दिया। इंटेंसिटी के फार्मूले में जो जो क्वांटिटीज अननोन है उसको छोड़ते जा रहे हैं, जो पता है ये देखो पता है रख दिया। टाइम रखने जा रहे हैं बेटा, टाइम मिनट में दिया है तो मिनट नहीं चलेगा, मिनट का मतलब 60 सेकेंड। बहुत देर से काटना, सेकेंड से सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सो 20 60 20, सो 20 इंटू 60 in terms of joule is equal to E।
2020 टू टू जा 400, ये तो बेटा 400 आ जाएगा इंटू 60। अब जो भी आंसर आएगा जूल में आएगा, ये आएगा एनर्जी। अब 4 छंग 24, 2 4 1 2 3 जीरोस इज इक्वल टू एनर्जी, और जो भी आंसर आएगा वो इन टर्म्स ऑफ जूल। तो साफ साफ लिख दें 2400 इन टर्म्स ऑफ जूल, दिस इज एनर्जी अमाउंट। है कोई ऑप्शन बेटा? तो आई थिंक 24 इंटू 10 टू पावर ऑफ 3, 24 10 टू पावर ऑफ 3 द करेक्ट ऑप्शन, राइट। यानी कि सरफेस पर अगर पर सेकंड पर यूनिट एरिया में गिरने वाली एनर्जी दी है, तो अगर टाइम ड्यूरेशन और एरिया डिसाइड कर दे तो उस पर टोटल गिरने वाली एनर्जी का अमाउंट हमने कैलकुलेट कर लिया इंटेंसिटी के फार्मूले से। बिल्कुल बेसिक सवाल, राइट। तो बच्चों ये रहे 15 क्वेश्चन। अगले 15 क्वेश्चन के साथ फिर कभी मुलाकात करते, बहुत जल्दी इसी वीक में मुलाकात करते हैं। तब तक रेगुलर वीडियोज़ आते रहेंगे, आप उसे देखते रहिए। बहुत जल्दी लाइव डिस्कशन में आते हैं। टेक केयर।